बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर 4 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि एवं विकास की। दो ऐसे शब्द जो वर्तमान की जनरेशन में एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज की जाते हैं जब हम सामान्यतः बात करते हैं, परंतु एक वाइड डिफरेंस रखते हैं जब बात इकोनॉमी की आ जाए, जब बात सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आ जाए। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए जुड़े उन्हें बता दूं कि कल्पाक्ष आईएएस इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक सीरीज जो है वो शुरू किया है, और इस सीरीज का मायना यह है कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स, बाय द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, आपका इंडियन इकोनॉमी का डर आपके मन से खत्म हो जाए। तो वो सब लोग जिनका इंडियन इकोनॉमी को लेकर कुछ डर दिमाग में है, जिनको इंडियन इकोनॉमी से सवाल जो वो नहीं बन रहे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस सीरीज को अगर आप पूरा करते हैं तो आपके मन में न तो इकोनॉमी का कोई डर बचेगा, नहीं यहां से कोई सवाल आपका गलत होने वाला है। तो अगर आप इसे शुरू किए तो अंत तक फॉलो कीजिएगा, आखिरी तक, और लगातार इसके नोट्स वगैरह जो वो बनाते रहिएगा। सो नोट्स काफी जरूरी है क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं सॉल्यूशन कभी, और वो लेक्चर मेरा हो या किसी और टीचर का, ये सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने में काम आ सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन इस बात पर तय करेगा कि आपने किस तरह से उसके नोट्स प्रिपेयर किए, किस तरह से आपने उस रेफरेंस बुक को फॉलो किया। और जब बात रेफरेंस बुक की है तो मैं बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए हम रेफरेंस बुक के रूप में फॉलो कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय डॉक्टर रमेश सिंह, नॉट डॉक्टर रमेश सिंह। सो रमेश सिंह के द्वारा लिखी इंडियन इकोनॉमी को हम इसे पूरा करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली रमेश सिंह के अलावा और भी जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर किताब है, जैसे दत्त एंड सुंदर विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, हम उसको भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे कि आपको कल किसी और सोर्स पर जाने की आवश्यकता जो है वो न पड़े। ये वैसा ही रहेगा जैसे हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेकर किया था। हिस्ट्री के सेगमेंट आर्ट एंड कल्चर को लेकर कल्पाक्ष में यूट्यूब पर कंप्लीट सीरीज जो है वो डाली है, जिसमें बेस हमने नितिन सिंघानिया की किताब आर्ट एंड कल्चर उसको रखा है, पर उसके साथ में हमने और सोर्सेस को फॉलो करते हुए एक कंप्लीट सब्जेक्ट आप लोगों को डिलीवर किया। अब उसके बाद आज बारी है इंडियन इकोनॉमी की, तो जो लोग सिविल सर्विस से जुड़े वो इन सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर आपको कल्पाक्ष की प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के सब्जेक्ट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जब भी हम इकोनॉमी की चर्चा करते हैं तो इकोनॉमी में वर्तमान समय में दो टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज की जाती है, और वो टर्मिनोलॉजी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर जिसे हिंदी में कहा जाए तो इसे कहा जाएगा समृद्धि एवं विकास। ये वैसा ही है जैसा एक शरीर को अगर देखा जाए तो एक शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, वैसे ही इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बातों के बिना अधूरा है। मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बिना इकोनॉमी की बात करना वैसा ही है कि किसी चाय लवर को बिना दूध वाली चाय दे देना, किसी टी लवर को ना कि आप बिना दूध वाली चाय दे दोगे तो उसे मजा नहीं आएगा। वैसे इकोनॉमी को बिना इन एस्पेक्ट से पढ़ना वैसा ही होता है। पर सवाल उठता है कि क्या ये सब्जेक्ट जो है शुरुआती दौर से ही इन दोनों कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा जाता था? क्या हमेशा बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की जाती थी? तो आंसर है एक बिग नो। नहीं, पहले नहीं। पहले कोई भी व्यक्ति न तो ग्रोथ की बात कर रहा था, न समृद्धि की बात कर रहा था। वो सिर्फ फोकस था किस चीज के ऊपर? तो उस समय इनके दिमाग में एक टर्मिनोलॉजी या देश विश्व में एक शब्द चलता था जिसका नाम था प्रोग्रेस। जिसे हम कहे तो कहते थे प्रगति। प्रगति मींस जब भी किसी देश में कुछ इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात आती थी, नीतियां बनाने की बात आती थी, पॉलिसीज बनती थी, तो पॉलिसी कभी भी अगर किसी चीज को दिमाग में रख के बनती थी तो वो आपका प्रोग्रेस था, प्रगति को दिमाग में रख के। और इस प्रगति के मायने क्या थे? तो प्रगति का एक सीधा सा मायना था नंबर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, कि जो आपका प्रोडक्शन का नंबर है वो कितना है, मतलब आपका उत्पादन जो है वो उत्पादन कितना है। अगर कुछ बढ़ाना था तो बढ़ाना क्या था? उत्पादन बढ़ाना था, और उस उत्पादन को ही वो अपना प्रगति मानते थे, प्रोग्रेस मानते थे, और वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी या इकोनॉमी जो वो बनाते थे। अब इस प्रोग्रेसिव में डेवलपमेंट जब यूज किया जाता था तो इसी चीज को प्रोग्रेस में ही डेवलपमेंट बोल देते थे, और इसी प्रोग्रेस को ग्रोथ बोल देते थे। और वास्तविकता में देखा जाए तो इसी प्रोग्रेस के ही दो एट्रीब्यूट अगर कुछ होते हैं तो वो एट्रीब्यूट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। परंतु इन दोनों को कभी भी सेपरेट ब्रांच के रूप में नहीं पढ़ा गया। इन दोनों को हिस्सा माना गया किसका? तो इन दोनों को हिस्सा माना गया आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर जिसको अनादर कह दे तो प्रगति का, प्रोग्रेस का ही हिस्सा मानकर पढ़ा गया। पर बाय 1950s 1960s कुछ नए इकोनॉमिस्ट जो है वो देश में आए और विश्व में आए, और उन इकोनॉमिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करना शुरू किया, और उन्होंने सीधा बोला कि आपके प्रोग्रेस का विकास से कोई नाता नहीं है।
क्योंकि ये वास्तविकता में मानव की बात करती भी नहीं, ये तो बात सिर्फ किसकी करती है, नंबर्स की, कमोडिटी की, सर्विस की। और जब ये कमोडिटी और सर्विस की अगर बात कर रही है, प्रोडक्ट की बात कर रही है, गुड की बात कर रही है, तो ये लोगों के लिए तो कुछ आ नहीं रहा। उनकी हालत क्या है, उनका स्थिति क्या है, उनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इनकी अगर चर्चा नहीं हो रही तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर उसके बाद शुरुआत हुई इन दोनों सब्जेक्ट को अलग तरह से पढ़ने की। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला टॉपिक या जिसको अलग से स्टडी किया गया, उसे स्टडी किया गया, नाम था इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। किसे पढ़ा गया? आर्थिक समृद्धि को पढ़ा गया। क्या कहती है आर्थिक समृद्धि? तो आर्थिक समृद्धि वही था जो नंबर्स यहां पे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, जिसे काउंट किया जा सके, उसे ही क्या कहा गया? ग्रोथ कहा गया। जिसे आप किस में डिनोट कर पाए, जिसे आप नंबर में, संख्या में डिनोट कर पाए, वही आपका क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ था, आर्थिक समृद्धि थी। मतलब उदाहरण के लिए बड़ा क्लियर है कि कोई बंदा एक जिसका टोटल उसकी कोई कंपनी है, वो 100 प्रोडक्ट्स पर डे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसको बाद अगले महीने वो 120 प्रोडक्ट्स जो है पर डे क्या करना शुरू कर देता है? प्रोडक्ट करना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना शुरू कर देता है। तो ये जो 20% इसमें आया, ये उसका ग्रोथ आया। सवाल उठता है, ये ग्रोथ विकास लाया? संभवतः लाया होगा, परंतु न की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को अलग रखा गया। अब इस इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा की जाए तो ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट बना जो क्वांटिटेटिव था, क्वांटिटेबल था, मतलब जो संख्यात्मक था, जो मात्रात्मक था, जिसमें आप क्वांटिटी जो है वो क्या कर सकते थे? ऐड कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे। कोई बंदा जिसकी सैलरी 20,000 थी, वो बढ़कर 25,000 हुई, तो उसमें ग्रोथ जो 5,000 है ना, वो ग्रोथ देखी। कोई जीडी, आपने लास्ट टाइम हमने जीडीपी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि जीडीपी को हमेशा क्या देखा जाता है? कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा जाता है, और वो आती है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब कोई इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ क्या चल रही है। वर्तमान में भी लड़ाई उसी की तो है। एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ का बम गिरा रहे हैं, तो भारत की इकोनॉमी को लेकर शेयर मार्केट जो भारत का है वो थोड़ा शॉक में है, डरा सा, सहमा सा है। क्यों? क्योंकि दिक्कत है कि ऐसा न हो भारत का ग्रोथ जो है वो उससे इंपैक्ट हो जाए, भारत की प्रगति जो है वो प्रगति उससे रुक जाए। भारत का विकास रुकेगा नहीं रुकेगा इसके बारे में एज जनरल कोई बातें हो नहीं रही है, और उसका कारण यही है क्योंकि वो सिर्फ मात्रा पर निर्भर करता है, क्वांटिटी पर निर्भर करता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर समराइज किया जाए तो क्या कहा जा सकता है? ये अपने आप में एक संख्यात्मक गुण है, मात्रात्मक गुण है, या फिर अपने आप में एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसमें आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। मतलब जिसमें आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कैसा भी हो सकता है, वो आप इसे मंथली मैनेज करना चाहे, आप इसे क्वार्टरली देखना चाहे, आप इसे 6 मंथली या एनुअली मेजर करना चाहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हो? ग्रोथ को मेजर कर सकते हो कि भैया कितना बड़ा। ये वैसे ही एक व्यक्ति की हाइट, आप किसी से मिलने गए, बच्चा जो है वो 4 फीट का था और वो 4 फीट से बढ़कर क्या हो गया? वो बढ़कर उसकी हाइट बढ़ गई, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इसका 1 फीट इंक्रीज हो गया, ग्रोथ हो गई, तो उसका क्या कहलाएगा? विकास, ग्रोथ कहलाएगा। इसे आप विकास कह देते हो, पर विकास हाइट बढ़ने को नहीं कहते। विकास मानसिकता से निर्भर करता है, उसकी सोच से निर्भर करता है, और वैसे यहां भी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब दूसरी तरफ अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझे बच्चा, तो वो आता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कई को लगता है कि ये सब टॉपिक तो एज जनरल है, या ये तो हमें आता है, हम टर्म से समझ जाते हैं। नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा है दोस्तों, आपको इसका क्लैरिटी रिक्वायर्ड। और कई बार हम सिविल सर्विस में देखें कि बच्चा हमको खुद मान लेता है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ चुका हूं और मुझे आता है ये उतना ही जितना मैंने देखा है, परंतु सब्जेक्ट का वो कंप्लीट कवरेज नहीं कर पाता, उस टॉपिक का कंप्लीट कवरेज नहीं कर पाता। और कई बार जब प्रीलिम्स या मेंस में उससे क्वेश्चन आते हैं, वो उसे गलत कर आता है या पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता। वो उससे बचना अगर आपको, तो इसको आप कंटिन्यू देखिएगा, भले आपका टॉपिक आपको ऐसा लगे कि भाई, क्योंकि कई बार विद इन द लेक्चर हम ऐसी बात आपके सामने रख देते जो शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। चलिए, तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये किसको लेकर था? तो ये पूर्ण रूप से ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को लेकर था, मतलब जिसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सके या फिर एक्सपीरियंस जो है वो कर सके। मतलब आप किसी डेवलपमेंट को नाप सकते हैं क्या?
अगर मान लेते आप कहीं गए, शुरुआत में वहां पर एक छोटी सी बिल्डिंग थी, जब बाद में आप गए तो वहां 10 माला एक बिल्डिंग बन गया, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या कि पहले ये बिल्डिंग जो है 10 फीट की थी और अब ये पूरी बिल्डिंग 100 फीट की हो चुकी है? शायद नहीं। अब उसे देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, खुश होंगे कि नहीं यार अब ये बड़ा हो गया है, अब इसकी ग्रोथ हो, इसका डेवलपमेंट हो चुका है। अब उसे ग्रोथ बोलते हैं परंतु ग्रोथ होता नहीं, वो एक्सपीरियंस है। आप किसी शहर से गए, वहां डेवलपमेंट आपने देखा, विकास देखा, रोड चौड़े देखे, नालियां साफ देखी, स्वच्छता देखी, आप उसे क्या करेंगे? आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। और जो एक्सपीरियंस है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको दिखता है, उसी टर्मिनोलॉजी को आप विकास जो है वो विकास कहते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट और समृद्धि, आपका विकास और समृद्धि या डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज किए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कई सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर है और वो किस तरह से निर्भर है उसको समझा जाए तो आप जब भी ग्रोथ की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप कहते हो कि डेवलपमेंट पाने के लिए अगर कुछ आवश्यक है तो वो आवश्यक है आपकी ग्रोथ। तो इसको लेकर कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बन सकते हैं, अलग अलग आइडियाज जो है वो बन सकते हैं। इन आइडियाज को अगर समझने की कोशिश की जाए तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर एक हो सकता है कि एक इकोनॉमी आपको ऐसी देखने को मिले जहां पर आप हायर ग्रोथ रेट देखें और हायर ग्रोथ के साथ साथ ही आप हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट भी देखें। एक सेगमेंट आपका ऐसा मिल सकता है कि आपको हायर ग्रोथ तो मिल रही है देखने को, पर उस हायर ग्रोथ के साथ में आपको हाई डेवलपमेंट नहीं मिल रहा, एक लो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है, वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। संभवतः ये हो सकती है कि आपको लोअर ग्रोथ मिले और लोअर ग्रोथ के साथ साथ ही लोअर आपको डेवलपमेंट है वो देखने को मिल जाए। और कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है बच्चा कि लोअर ग्रोथ हो, मींस वहां पर बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं बढ़ रहा पर डेवलपमेंट जो है वो बहुत हाई हो, वो बहुत एडवांस हो। इसकी संभावना, इनकी संभावनाएं प्रबल है। वो इस आधार पर निर्भर करता है कि एक परिवार जिसका अगर मंथ फैमिली इनकम हम बात कर लेते हैं, 2 लोग 3 लोग कमाने वाले हैं और वो मंथली क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपीस पर मंथ वो अर्न करके घर में ला रहे हैं। अब ये 2 परिवार है, एक ए फैमिली और एक बी फैमिली, और दोनों की इनकम जो है वो हाई है, दोनों 1 लाख रुपीस पर मंथ जो है अर्न कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ए इस 1 लाख में से कितना खर्च अपने लाइवलीहुड पर करता है, वो अपने घर पर कितना कर रहा है, अपने खाने पीने पर कितना कर रहा है, एजुकेशन पे कितना कर रहा है, हेल्थ पर कितना खर्चा कर रहा है। अब यही खर्चा उसका विकास दिखाएगा और वही दूसरी तरफ बी का विकास भी यही दिखाएगा। अब हो सकता है बी की सैलरी में बढ़ोतरी जो है वो ज्यादा हो, पर ओवरऑल खुद के ऊपर उसका एक्सपीरियंस जो एजुकेशन को लेकर हुआ, बाकी चीजों को लेकर हो, वो लो हो, तो शायद वो उसके डेवलपमेंट को शो नहीं कर पाएगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ समृद्धि और विकास के साथ निकल कर आता है। अब विकास की परिकल्पना भी समय के साथ बदलती है, कभी भी सामान्य नहीं रहती, ये कभी भी एक जगह स्टैटिक नहीं रहती। जैसे आपने कहा ना कि ये चीजें अलग अलग है, कई जगह ये आपका हो गया हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल्दो मेरी कैलीग्राफी आपको समझ में नहीं आएगी, परंतु ये कर सकते हैं कि जो मैंने बोला उस आधार पे आप अपने नोट्स जो है इस टॉपिक से बना सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा कि क्या है, क्योंकि ये आवश्यक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है और उससे ज्यादा आवश्यक है जो मैं आपके साथ में बात करने वाला। जैसे ये तो क्लियर होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साथ चलते हैं, पर दोनों में अंतर है, एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है। और ये जो डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, ये भले एक तरफ आपका इकोनॉमिक फिलॉसफी हो सकता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हो सकता है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहा। एक दौर था जब हम विकास चाहते थे, सिर्फ विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या चाहते थे, आर्थिक विकास चाहते थे। तो शुरुआती दौर जब डेवलपमेंट का आया बच्चा, तो हमारा ये था कि हम क्या अचीव कर पाए, हम प्रोग्रेस अचीव कर पाए। और प्रोग्रेस किस तरह से संभव होगा, वो आपके आर्थिक विकास जो है उसके साथ संभव होगा। जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बेटा, उसके साथ क्लियर होगा। आर्थिक विकास कैसे मिलेगा, तो बोला कि प्रोग्रेस करो, प्रगति करो, ठीक है, आपका जो बड़ा है उसको बढ़ाओ, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करो, आप क्या हो जाओगे, आप आर्थिक विकास पाओगे। पर 1950 1940 तक आते आते ये परिभाषा थोड़ी सी समाज से गायब होने लगी। जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ने लगी, आर्थिक विकास पर चुनाव जीतना संभव नहीं था,
तो कुछ नया कहना था, कुछ नया आइडिया लेकर आना था। और उस समय नया आइडिया जो है वो जनरेट हुआ और उसमें कहा गया कि हम सिर्फ आर्थिक विकास पर काम नहीं करेंगे भैया, हम आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास जो है उस पर भी काम करेंगे। मतलब अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आया और वो था आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, जो आपको भारत में भी एक बड़े तबके या बड़े लेवल पर देखने को मिला। ये सामाजिक विकास का वही दौर था, एक रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे, मतलब खाना भले कम खा लेंगे इंदिरा गांधी को जिताएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की बात कर रही है, गरीबी हटाओ क्योंकि पॉवर्टी रिमूव, यही उस समय 1970s के दशक की जो थी वो आइडियोलॉजी थी। अब ये सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ने लगा, ये वही दौर था जब भारत ने अपने 1956 का इकोनॉमिक सेकेंड 5 ईयर प्लान लेकर आए। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये मुद्दा रखा दैट वी विल एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट सोसाइटी, हम एक सामाजिक समाज की स्थापना करेंगे। Although the term socialism was not there in Indian Constitution, इन्होंने क्या किया, अपने आधार पर इसे सामाजिक समाज की स्थापना करना और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो उसके अंदर शामिल कर, और यहां से इंडियन इकोनॉमी नए कॉन्सेप्ट जो आने लगे। फिर चुनाव हुआ, आर्थिक नीति हुई, पॉलिसीज हुई, आपके पंचवर्षीय योजनाएं हुई, वो सारी की सारी योजनाएं भारतीय कॉन्सेप्ट में सामाजिक विकास आधारित जो है वो बनाई जाने लगी। समय गुजरा, दौर गुजरा, फिर सामाजिक विकास का जो एक चूर्ण अगर आप कह लो तो रेवड़ी कह लो दूसरी भाषा में, मैं इसे पॉलिटिक्स के आधार पर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको शायद कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा इजी हो जाए। तो जब ऐसा होने लगा कि सामाजिक विकास के नाम पर लोगों ने वोट देना बंद कर दिया, लोगों ने आपकी बेवफाई को समझ लिया कि ये सिर्फ चुनावी रेवड़ियां हैं कि बार बार आके किसकी बात की जा रही है, सामाजिक विकास की, तो उन्होंने नया मुद्दा चुना। और उस समय अर्थशास्त्रियों ने एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो बाहर ला रखी और वो था आपका समावेशी विकास। हाँ निश्चित, भारत में ये जो टर्मिनोलॉजी सामाजिक विकास है काफी बाद में आई, जिसे इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कहा जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब ये भारत में मनमोहन सिंह सरकार जब रही उस समय इसे इंक्लूड किया गया और पंचवर्षीय योजना में भी इसे सिद्धांत के रूप में बनाया गया। मतलब यही था कि ऐसा विकास करना कि जो सामाजिक विकास के दायरे में, नीतियों में जो लोग छूट गए उन तक भी विकास का बेनिफिट जो है पहुंचे। मंच से बड़ा अच्छा लगा जब नेताओं ने यह कहा कि हम विकास के बेनिफिट या उसके प्रभाव जो उनको उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जो किसी पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़ा है। मतलब हम डेवलपमेंट को लास्ट पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं, द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो ये नई आइडियोलॉजी जो आई बच्चा, ये इसी डेवलपमेंट से निकल कर आई जिसे हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि हर देश में, ये जनरली 1990s के आसपास शुरू हो चुका था, हमारे यहाँ 2000 वाले दशक में आया। फिर सरकारों ने अपनी नीतियां जो है वो नीतियों को बनाने का तरीका बदल दिया, क्योंकि आप याद रखिएगा बेटा, नीति बनाने में सरकार का एक फ्रेमवर्क बड़ा आवश्यक होता है कि हम किस फ्रेमवर्क में चलना चाहते हैं। अगर आप कुछ कम्युनल स्टेट, जो रिलीजियस स्टेट है वहां की बात करें, वहां उनकी हर नीति में धर्म दिखेगा। हमारे अगर बात करेंगे तो एक दौर था जब हमारे हर नीति में आपको जात दिखती थी, समाज दिखता था। और अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप एक कोशिश कीजिएगा, आप जाइएगा, अब कर्नाटक की जो पॉलिसीज बन रही है वहां की पॉलिसीज देखिएगा, आप तेलंगाना की पॉलिसीज देखिएगा, जहां पर अभी वर्तमान में एंटी इंडियन गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट वो रहती है, नॉट एंटी इंडियन, एनडीए गवर्नमेंट जो है, एंटी इंडियन गवर्नमेंट, वो आपको मिल जाएगी एनडीए वाली। और वहां पर अगर आप बात करोगे तो आपकी पॉलिसीज में आपको जात भी दिखेगी, वहां आपको धर्म भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो राजनीति के दायरे को ही उस आधार पर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज पहले भारत के पूरे हिस्से में थी, और कहते हैं कि हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उस समय भारत की सरकार जो है, वो भारत की सरकार भारत को सिर्फ जात या फिर धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती थी। और जब वो ऐसी राजनीति करती थी तो नीतियां भी जब बनती थी, पॉलिसीज भी जब बनती थी, तो धर्म और जाति के नाम पे बनती थी। सरकार अभी वर्तमान में चीजें बदली न बदली, हाँ मोदी जी फेल हुए, कई बार हुए, परंतु एक चीज में वो सक्सेसफुल हुए कि अब जब नीतियां बनती है बाय एंड लार्ज, तो उसमें न तो धर्म की बात होती है न जाति की बात होती है। उनका आइडिया, उनका ये मानना, उनका ये कॉन्सेप्ट, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक अच्छा है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट हमको देखने को भी मिला। अब किसी पॉलिसी में किसी कास्ट स्पेसिफिक बात नहीं होती, हमने कैटेगरी देखी होगी, पर वो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की हो सकती है, जाति की शायद नहीं देखने को मिलती।
तो नीति बड़ी आवश्यक होती है। 90s के दशक के बाद में फिर समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट जो है बच्चा वो आगे बढ़ा। समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच टू द इंडिविजुअल हु इज स्टैंडिंग लास्ट इन अ क्यू। किसी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास का जो फायदा है वो पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। हम समावेशी विकास पर आगे बढ़े, समावेशी विकास पर हमने चुनाव लड़ना शुरू किए, पर फिर 2G 3G 4G जीजाजी जब सारे घोटाले बाहर आने लगे तो लगने लगा कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का मुद्दा जो है ये सिर्फ पार्टी स्पेसिफिक रह गया। मतलब इतना था कि शायद मैं थोड़ा ज्यादा पॉलिटिक्स में इसमें घुस गया, मैं इकोनॉमिक्स पे वापस आना शुरू करता हूँ, क्योंकि कई बार मैं भारत को जब एनालिसिस इकोनॉमी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक भारतीय इकोनॉमी में राजनीति ने जितना बिगाड़ा है उतना किसी और चीज ने नहीं बिगाड़ा। तो ये चीज देखने को मिलती है। तो क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट का या समावेशी विकास की चीजें बदली, उसी समय जब दौर चल रहा था, विश्व में एक नई आइडियोलॉजी जो है कॉन्सेप्ट को लेकर आई और एक नया विकास का मॉडल आया जिसे कहा गया सतत विकास, या फिर इसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके नाम से भी जानते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में आया जिसे क्या कहा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो 2010 के दशक पहले 2000 से विश्व ने इसे अपनाया, हमने थोड़ा लेटी से पर इसे अपनाया, और हमने भी कहा कि हम भी सतत विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या? तो मतलब यह था कि हम कभी भी रिसोर्सेज का ऐसा दोहन नहीं करेंगे कि आने वाली जनरेशन तक वो चीज खत्म हो जाए। और जब भी इस उदाहरण की बात की गई तो उदाहरण माना गया क्या कि पेट्रोल और डीजल का हम इतना कंजप्शन नहीं करेंगे कि बाद वाले जो है वो पेट्रोल और डीजल देख नहीं पाए। तो हम क्या करेंगे? हम रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करेंगे और आने वाली जनरेशन तक बचाकर इसे चलेंगे। ये सिर्फ उतना नहीं था, इसका कॉन्सेप्ट में एनवायरमेंट भी आता है। मतलब हमारी शिप्रा, गंगा, यमुना जो है, जिन्हें नदियां कहा जाता था, इन्हें आगे वाली जनरेशन भी नदी ही कहे, हम जैसे नाला नहीं। क्योंकि हम लोगों के लिए शिप्रा हो, गंगा हो या फिर यमुना, ये नदी कम नाला ज्यादा हो गया, क्योंकि इनका पानी हमने प्रदूषित ही देखा। हमने इतना साफ कभी नहीं देखा जितना हमारे बड़े कहा करते थे कि हम यहीं पर आचमन करके उस पानी को पी लिया करते थे। आजकल कुछ नदियों का पानी तो इतना गंदा हो गया कि वहां खड़े होकर आचमन इम्पॉसिबल है, उसके पास से निकलना इम्पॉसिबल है, तो पीना तो बड़ा ही अलग बात हो गई। सो पॉइंट सीधा सा था कि उसको भी बचाकर रखना, उसको भी आगे तक ले जाना, यही कॉन्सेप्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। मीन्स आप बाहर निकले तो आपको मास्क पहन के नहीं निकलना पड़े, आप भी खुली हवाओं में जो है वो गाने गा सके, आप भी पेड़ों के आसपास टहल सके। ठीक है, आपको भी पत्ती पकड़ गाने के लिए क्या रहे, एक दूसरे, पहले चलता था ना फिल्मों में कि एक पत्ती पर कोई पकड़ता था, दूसरी पत्ती एक नायक पकड़ लेता था, एक नायिका पकड़कर गाने गाते थे। हाँ, आजकल पब में इसलिए गाने पड़ रहे क्योंकि फॉरेस्ट कम हो गए, इसलिए गाए नहीं जा रहे। इसका एक ऐसा सिस्टम भी आप समझ सकते हैं। सो हम क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की भैया आपके इकोनॉमी में वो चीजें भी रहे कि आगे तक चीजें सर्वाइव्ड रहे, नेचर एनवायरमेंट जो है वो भी आपकी प्रायोरिटी के साथ में रहे। तो विकास का कॉन्सेप्ट, और अच्छा ऐसा नहीं है कि हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हमने परिभाषा जो है वो परिभाषित कर लिया, उसे बना ली, तो अब इस सेक्टर में एंड हो चुका है, अंत हो चुका है कि हम और कुछ नया नहीं कर सकते। समय के साथ लोग आज भी हैं, कई मुद्दों को लेकर डिस्प्यूटेड हैं, तो वो इन सब चीजों को बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि जल्द ही हमें कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये विकास के परिदृश्य की बात है। अगर ये जब से इस विकास की शुरुआत हुई वहां पर हम वापस चले, जब 1960s के आसपास विकास की चर्चा जो है वो की जाने लगी, तो हमें देखने को मिलता है कि ये 1970s का ही वो दशक था जब पाकिस्तान के एक इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था महबूब उल हक, उन महबूब उल हक ने सबसे पहले विकास में मानव विकास जो है उसको भी बीच में जोड़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसे भी जोड़ा था। उनका कहना था कि डेवलपमेंट कभी हमेशा आर्थिक नहीं हो सकता। ठीक है, डेवलपमेंट में आप एक तरफ आर्थिक परिदृश्य रख रहे हो, वो बात सही है, पर आर्थिक विकास के साथ साथ अगर आपने मानव विकास पर ध्यान नहीं दिया तो वो सिर्फ आप नंबर में प्रगति जरूर कर रहे हैं, पर आप सोसाइटी में कोई बड़ा चेंज लेकर नहीं आए।
ये महबूब उल हक और इनके साथ में मिस्टर इंगे मिस इंगे आई थिंक, जो एक जर्मन स्कॉलर थी उन्होंने, और भारत के भी एक स्कॉलर अमर्त्य सेन इनके साथ हुआ करते थे, इन्होंने मिलकर एक ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, आपका एक यूएनडीपी एक जो प्रोग्राम चलता था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत सबसे पहले एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो तय किया। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपने डेवलपमेंट के साथ में कुछ 3 एस्पेक्ट को साथ में इंक्लूड किया, जिसमें इंक्लूड हुआ आपका एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें प्रिपेयर किया गया, जिसमें इंक्लूड किया गया एजुकेशन को। एजुकेशन में यह देखा गया कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, कितना बच्चा कितने साल पढ़ने जा रहा है, वो ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा, उसे एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही। साथ ही साथ इसमें बात की गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जीवन प्रत्याशा जिसे कहा जाता है, मतलब एक बंदा जीता कितना है, उसमें मिनिमम 20 और मिनिमम मैक्सिमम 85 ईयर की एक रेंज मानकर एक स्केल जो वो प्रिपेयर किया। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी स्टेट की जो हेल्थ फैसिलिटी उसको शो करता है, वहां के स्वास्थ्य के ऊपर जो नीति उसको बताता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर रखा गया और वो था प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को, जो व्यक्ति की या देश की आर्थिक ग्रोथ जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को बताता है। और यहां से निकाला गया क्या, यहां से निकाला गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये 1970s के दशक में जो शुरू हुआ। उसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी, देशों का विकास जो वो माने जाने लगे। तो ये वो पॉइंट है जहां से हम इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। डेवलपमेंट जो सिर्फ मानव विकास पर आधारित नहीं रहा, आजकल आपने नए नए परिदृश्य उसके अंदर जो है वो देख लिया। क्योंकि अगर आप सही से, क्योंकि आज भी हम लोग चैलेंज करते हैं ना, जब नई एचडीआर रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, और हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो हमसे ज्यादा आगे है, बांग्लादेश ज्यादा आगे और हम पीछे रह गए, तो हमें शक हो जाता है इस नीति पर। जब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, जब खुशहाली की रिपोर्ट आती है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं, तो भी शायद सवाल उठता है कि क्या इनके पैमानों में गलत है क्या। तो निश्चित हर बार ये डिबेट कभी खत्म नहीं होती, कभी किसी चीज को मेजर करने का, किसी काम करने का कोई परफेक्ट पार्ट नहीं होता, हर बार इंप्रूवमेंट की संभावनाएं हमेशा रहती। वर्तमान में हमने कई बार लोगों को सुना है कि अब तो सब तो खुल गया, जोमेटो भी आ गया, स्विगी भी आ गया, सब कुछ आ गया, पर जोमेटो और स्विगी के बाद भी ब्लिंकिट आया ना, मींस संभावनाएं थी। हमने ओयो के आने के बाद देखा कि यार अब और तो कुछ नहीं बचा, पर वर्तमान में फिर और कुछ कंपनीज जो है इसी ओयो को चैलेंज करते हुए बाहर आई, निकल कर आई, वो फिर गोया बीबी हो या फिर और भी अलग कंपनीज हो। तो संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। जब माइक्रोसॉफ्ट गूगल बन गया था तो किसी ने सोचा नहीं था शायद कि और ओपन एआई जैसी भी कोई कंपनी आ जाएगी, परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी या जेमिनी के आने के बाद में शायद किसी ने सोचा था कि परप्लेक्सिटी नाम से भी कोई एक एआई ऐप जो है वो डेवलप हो जाए। संभावनाएं हमेशा होती है सुधार की, हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, और वही नजरिया आपको इन सब चीजों के मेजरमेंट में, इन सब चीजों को समझने में जो है वो देखने को मिलता है। जब भी ग्रोथ या इकोनॉमी की बात की जाती है तो इन्हीं एस्पेक्ट पे बात की जाती है। हमारा पूरा सब्जेक्ट जो टिका हुआ है ना बच्चा, वो हमारा पूरा सब्जेक्ट भी आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे टिका हुआ है, आपके आर्थिक विकास के आधार पर। और ये आर्थिक विकास में सब कुछ इंक्लूड है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, सतत विकास भी है, तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास भी है। वर्तमान की पॉलिसी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आई थी, है ना, और एक और जुड़ गया उसमें सबका प्रयास, ये सारी चीजें भी किसका हिस्सा है, वो भी इसी का हिस्सा है। और ये निश्चित वास्तविकता में जिसने भी ये नारा बनाया बड़ा अच्छा बनाया कि इसके बिना ये इकोनॉमी को डेवलप्ड आधार पर ले जाना संभव भी नहीं। हम तभी उस लेवल को अचीव कर पाएंगे जब इन सारे एस्पेक्ट्स जो है इन पर चर्चा करना जो है वो शुरू कर देते। तो गाइस ये वो टॉपिक था जो आपकी अगर रमेश सिंह के आधार पर देखा जाए तो चैप्टर 2 में से इंक्लूड किया जाता है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर 2। हम अभी तक इन 4 लेक्चर्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी के जो किताब है उस आधार पर भी, और इसमें मैंने आपको कुछ एडिशनल टेक्स्ट भी अवेलेबल करवाया है जो इकोनॉमी की कुछ और किताब जैसे दत्तेन सुंदरम वगैरह में अवेलेबल है। वहां से लेक्चर्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने ओपिनियन देकर जाइएगा, क्यों हमें क्लैरिटी मिलती रहे, हमें समझते रहे कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। नोट्स को लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन बिटवीन द लेक्चर्स अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट समथिंग यू कैन टेक्स्ट इट, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कनेक्ट अस ऑन टेलीग्राम। ऑल्दो स्टिल हैव डाउट, रेज इन कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच, डू शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स, स्टे सेफ।